हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज फिर नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कल के कुछ रिवीजन के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किस सरकार की पहल है? तो कल चर्चा की थी आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। आपके ऑप्शंस क्या है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो पोर्टल है यह राजस्थान सरकार की एक पहल है। मैंने बताया था कि नौकरी प्रदाता और नौकरी प्राप्तकर्ता के लिए एक कनेक्शन, एक मध्यस्थ होना चाहिए। उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है जहां पर कंपनी जो कुशल योग्य व्यक्तियों को अपने यहाँ पर हायर कर सके। इसके लिए कौशल की खोज करने के लिए ये आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल बनाया गया है। किसकी पहल है? तो राजस्थान सरकार की ये पहल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का मिशन सारथी किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन सारथी योजना किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं पहले, कर चोरी पर रोक, पर्यावरण हेतु एकजुटता, बसों का संचालन या बालिका शिक्षा। जो मिशन सारथी है वह मैंने बताया था कल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बसों का संचालन। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल है बसों का संचालन। इसमें जो है 51 बसें संचालित की जाएंगी जो पूरी तरीके से महिलाओं के अंडर में होंगी, महिलाओं के द्वारा संचालित की जाएंगी। इसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों महिलाएं होंगी, साथ के साथ जो यात्री होंगे वो भी महिलाएं ही होंगी। तो याद रखेंगे मिशन सारथी, मैंने बताया था कि महाभारत का जिक्र करके कि जैसे कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी बने थे, रथ का संचालन कर रहे थे, वैसे यहाँ पर बसों का संचालन कौन कर रहा है? तो यूपी की महिलाएं कर रही हैं। तो ध्यान रखेंगे मिशन सारथी उत्तर प्रदेश सरकार, बसों का संचालन। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमेटी की अनुशंसा द्वारा की गई है? यह क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? कल मैंने बताया था कि जो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक केंद्रीय सतर्कता जागरूकता जो अभियान चल रहा है, जागरूकता सप्ताह चल रहा है, तो कौन आयोजित करवाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसे आयोजित करवाता है। तो हमें यह प्रश्न है कि किस कमेटी की अनुशंसा के द्वारा इस केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो कल मैंने ये बताया था, पहले ऑप्शन देखते हैं, सरकारिया आयोग, संथानम कमेटी, तेंदुलकर कमेटी या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के प्रश्न आते हैं कमेटीज के ऊपर में, बिल्कुल आरओ में भी आते हैं, अदर वनडे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो उत्तर क्या है? संथानम कमेटी। जो संथानम कमेटी है उसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए अपनी अनुशंसा दी थी। साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि यही संथानम कमेटी जो है वो सीबीआई के फॉर्मेशन के लिए भी इसी को माना जाता है कि इन्होंने ही अनुशंसा की थी। जो हमारा सीबीआई है, जो जांच एजेंसी है, उसकी भी अनुशंसा संथानम कमेटी ने, साथ के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी अनुशंसा संथानम कमेटी ने ही दी थी। चलिए, ये तो हुए थे कुछ कल के प्रश्न। अब आज नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो देखते हैं हम टॉपिक क्या है, यूनेस्को के द्वारा घोषित भारत का प्रथम साहित्य शहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारत के किसी शहर को यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो भारत का पहला साहित्य शहर किसे बनाया गया है देख लेते हैं। तो केरल के कोझिकोड को यूनेस्को के पहले जो है साहित्य शहर के रूप में चुना गया है, भारत का पहला साहित्य शहर। इसका आयोजन क्यों किया गया? तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर जो विश्व शहर दिवस मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में यूनेस्को के द्वारा इसको प्रथम साहित्य शहर चुना गया है। किसे? तो केरल के कोझिकोड को। इसके साथ साथ ग्वालियर को क्या है? संगीत शहर के रूप में चुना गया है, और कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में चुना गया है। तो आगे देखेंगे कि ग्वालियर के लिए भी क्या इसकी विशेषता रही जिसकी वजह से इसको चुना गया। अभी देख लेते हैं केरल के लिए। तो केरल को इसलिए चुना गया है कि केरल में लगभग अभी वर्तमान में 500 पुस्तकालय और कुछ 70 प्रकाशक हैं जो इस तरीके के साहित्य से संबंधित प्रकाशन कर रहे हैं या साहित्य से संबंधित किताबें हैं। तो 500 पुस्तकालय एक शहर में होना एक अपने आप में उपलब्धि है, बड़ी बात है। यह बताता है कि जो केरल का कोझिकोड शहर है वो पुस्तकालय को लेकर या साहित्य को लेकर कितना सजग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए केरल के कोझिकोड को इस यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, पहला साहित्य शहर है। किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसको यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगले साल 2024 में इनका कार्यक्रम होने वाला है। यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क का कार्यक्रम होने वाला है उसमें हमारे यहाँ से केरल के कोझिकोड और ग्वालियर को आमंत्रित किया गया है इसमें भाग लेने के लिए। तो इस नज़रिए से भी ये पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और पहला ऐसा हमारा भारत का शहर है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ही।
अब देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को शामिल किया गया है, तो क्यों शामिल किया गया है? सभी परिचित हैं कि जो संगीत के सम्राट कहे जाते हैं तानसेन जी, उनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। तो इसीलिए जो है ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में चुना गया है। ग्वालियर की जो संस्कृति है वो संगीत से समृद्ध एक संस्कृति है। तानसेन तो खैर अकबर के 9 रत्नों में से थे ही थे इतिहास में। वर्तमान में हम आधुनिक भारत में देखते हैं जो सरोद वादक, जो अमजद अली खान जी कहे जाते हैं, सरोद वादक जो थे, उनका भी जन्म ग्वालियर से है, कहीं ना कहीं वो संबंधित हैं। तो इन सभी संगीतज्ञों को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में चुना गया है। किसमें? तो यूनेस्को की संगीत शहर ग्वालियर और साहित्य शहर कोझिकोड को। इसमें जो सहायता कौन कर रहा है? तो चेक गणराज्य का जो प्राग शहर है इस पूरे कार्यक्रम में सहायता करता है, अपना सहयोग देता है। प्राग शहर की ही क्यों सहयोग लिया जा रहा है? इसकी हिस्ट्री है कि 2014 में जब यूनेस्को ने इस तरह की पहल की शुरुआत की थी, जो पहला साहित्य शहर देने के लिए, तो चेक गणराज्य का प्राग शहर ऐसा पहला शहर था जहां पर यूनेस्को ने उसे प्रथम साहित्य शहर के रूप में चुना था। तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे चेक जो गणराज्य का प्राग शहर है उसको भी ध्यान में रखेंगे, और वो इस पूरे कार्यक्रम में हमें हेल्प भी कर रहा है, तो इसलिए प्राग को भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारे लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में केरल का कोझिकोड और ग्वालियर इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आप प्राग को भी दिमाग में रखेंगे। चलिए, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? देश के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ी है? अब लगभग 37% हो गई है, जो पिछले साल लगभग 32% के करीब में थी। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई है 2022-23 की, उसमें महिलाओं की भागीदारी अब 37% हो गई है। उपलब्धि की बात है। भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो अभी ग्लोबल क्राइटेरिया है उससे हम फिर भी नीचे चल रहे हैं, लेकिन डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो 37% अभी वर्तमान में महिलाओं की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन या भागीदारी हो गई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये भी पूछ सकता है। तो 4.2% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। तो इस साल ध्यान रखेंगे 37% है, वृद्धि कितने की हुई है? 4.2% की वृद्धि हुई है। किसमें? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की जो वर्कफोर्स में भागीदारी है उसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये तो हुई श्रम बल भागीदारी, यानी कि महिलाएं श्रम बल में अपना इतना योगदान दे रही हैं। इससे क्या हो रहा है? साथ के साथ बेरोजगारी में भी तो कमी आ रही है। भाई, अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिला रोजगार में शामिल हो रही है, इसका मतलब ये भी है कि बेरोजगारी में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो बेरोजगारी में कमी की दर महिलाओं के रिस्पेक्ट में कितनी हो रही है? तो 2.9% वर्तमान में बेरोजगारी दर हो गई है, जो पहले कितनी थी? तो लगभग 5.6% थी। अगर 2017-18 के आंकड़े देखे जाएं तो बेरोजगारी दर 5.6% थी, जो इस साल घट करके अब 2.9% हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं की बेरोजगारी दर की बात हो रही है। ठीक है, इस पूरे रिपोर्ट को या इस पूरे सर्वेक्षण को जारी कौन करता है? तो सांख्यिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय जो है, मॉस्फी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर जो एक एजेंसी कह लीजिए वो आती है एनएसएसओ। तो एनएसएसओ जो है वो आर्थिक श्रम, जो आवधिक श्रम जो ये बल डाटा है उसको जारी करती है। एनएसएसओ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में एनएसएसओ ने इस तरीके की पहल लाई थी कि हम आवधिक श्रम बल जो भागीदारी है इस तरीके का कुछ डाटा जारी करेंगे। तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई है एनएसएसओ के द्वारा। यह जो है वो मॉस्पी यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो मंत्रालय है उसके अंडर एक आती है। पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय इसको कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वेक्षण और ऑफिस कहा जाता है इसको। इसकी शुरुआत 2017 में मैंने बता दिया। ये क्या करता है? 3 महीने के छोटे अंतराल के संबंध में डाटा जारी करता है। अभी फिलहाल में ये पिछले साल की तुलना में हम डाटा जारी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से एनएसएसओ जो है वो 3 महीने के आवधिक या छोटे अंतराल के लिए जो है डाटा जारी करता है। इसको अगर देखा जाए इस साल के डाटा या आंकड़ों के हिसाब से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस ऐसे राज्य में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है, ये देख लेते हैं। साथ के साथ किस राज्य में सबसे कम महिलाओं की भागीदारी है, इसको भी देख लेते हैं।
तो ग्रामीण क्षेत्रों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है। मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य एक ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो वर्क फोर्स में अपना योगदान दे रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लगभग 65% के आसपास यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी है श्रम बल में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जब बड़े राज्यों की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में बहुत ही अधिकतम स्थिति है। मतलब अगर बड़े राज्यों या शहरी क्षेत्रों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो श्रम बल में भागीदारी दे रही हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के या छोटे राज्य की तुलना में देखा जाए तो फिर हिमाचल प्रदेश आएगा ऑप्शन। सबसे कम कहाँ पर? तो सबसे कम है बिहार में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। इस दृष्टिकोण से बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की श्रम बल में सबसे कम भागीदारी है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। हमने कहाँ से शुरुआत की थी कि अभी जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार महिलाओं की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है यह 37% हो गई है। उससे संबंधित ये सारे डाटा हमने अब यहाँ पर चर्चा की। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना। ध्यान रखेंगे, अखौरा अगरतला। तो अगरतला जो है तो वो हमारे भारत का है और ये अखौरा कहाँ का है? तो यह है बांग्लादेश का। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यह जो है एमओयू साइन हुआ था 2013 में कि हम इस तरीके का एक रेल संपर्क परियोजना बनाएंगे। अब फिलहाल ये बन के तैयार हो गया है। तो इसका उद्घाटन जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने और हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर इसका किया है उद्घाटन। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना का शुभारंभ अब किया जा रहा है। कितने किलोमीटर? तो ये लगभग 15 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है जो भारत में त्रिपुरा से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के बीच में तो कड़ी आएगी ही आएगी, साथ के साथ में बीच में अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है इसके बीच से ये चलेगी। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे वेस्ट बंगाल से हमें त्रिपुरा या अगरतला तक जाना है तो बांग्लादेश से होकर अब हम गुजरेंगे इस रेल संपर्क के माध्यम से। तो भारत के रिस्पेक्ट में तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ही है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो अभी तक वेस्ट बंगाल से अगरतला जाने में अगर 38 घंटे का समय लगता था तो वह समय घट करके 10 घंटे हो जाएगा। तो भारत के लिए भी इसका महत्व है, साथ के साथ में बांग्लादेश के लिए भी महत्व है कि जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है वहां तक अब डायरेक्ट हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी। किसी भी देश के साथ में अगर बंदरगाह से संबंधित या किसी अन्य देश के साथ इस तरीके से अगर कनेक्टिविटी बैठती है तो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि भाई लॉजिस्टिक्स के संबंध में, अर्थव्यवस्था के संबंध में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना चालू की गई है। अगरतला और कोलकाता के बीच की दूरी कम होगी। केवल यही नहीं, इनके साथ साथ 2 अन्य परियोजनाओं को भी बांग्लादेश में चालू किया गया है भारत की मदद से। तो वह 2 परियोजनाएं कौन सी हैं देख लेते हैं। तो एक परियोजना है खुलना मोंगला बंदरगाह परियोजना। तो ये खुलना मोंगला बंदरगाह जो है यह एक रेल लाइन है। कितने किलोमीटर की है? तो 65 किलोमीटर की है। इस रेल लाइन का भी शुभारंभ भारत की हेल्प से बांग्लादेश में होने जा रहा है। ध्यान रखेंगे कहाँ से? खुलना मोंगला बंदरगाह। साथ के साथ बांग्लादेश में भारत की ही मदद से रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट खोली जा रही है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए अब मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट खोली जा रही है। भारत इसमें सहयोग कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे 3 जो परियोजनाएं हैं वो इसका उद्घाटन अभी हुआ है हाल ही में। एक अखौरा और अगरतला तो है ही है, साथ के साथ में खुलना और मोंगला है और बांग्लादेश का ये मैत्री सुपर थर्मल पावर संयंत्र है। तो इन तीनों को याद रखेंगे। पूछ सकता है कि इनके साथ साथ किन अन्य 2 का भी उद्घाटन या शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 खास क्यों है? क्योंकि हमारे भारत के 10 वर्षीय बच्चे को ये अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है उसका? तो विहान या बिहान कल्याण विकास, जो 10 वर्षीय एक बच्चा है, कहाँ का? बेंगलुरु का, उसको दिया गया है ये
इस प्रतिस्पर्धा में लगभग 95 देशों ने भाग लिया था और विहान की इस पेंटिंग या माफ कीजिएगा फोटोग्राफी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। इसमें क्या ऐसा खास है, तो ये जो पूरा अवार्ड है दिया ही इसलिए जाता है जहाँ पर आध्यात्म और प्रकृति का संचय या सम्मेलन करके जो फोटोग्राफी की जाती है उस आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो विहान ताल्यान ने जो फोटो खींची थी उसमें भी कृष्ण के बगल में मकड़ी की एक सुंदर जो है चित्र या फोटोग्राफी दिखाई गई थी। तो वहाँ पर प्रकृति और पर्यावरण का एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन दिखाया था विहान ताल्यान ने अपनी फोटो में, इसलिए उनको इस साल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। भारत में ये पहला बच्चा है, लेकिन इसके पहले एक और महिला है जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा चुका है। कब? 2020 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो ऐश्वर्या, जो 23 वर्षीय महिला है ऐश्वर्या श्रीधर, उनको भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड पहले दिया जा चुका है। तो 2023 के लिए बेंगलुरु के विहान ताल्यान 10 वर्षीय, 2020 में ऐश्वर्या श्रीधर, इन दो को भारत के परिप्रेक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सलीमुल हक का निधन। सलीमुल हक जी कौन है देख लेते हैं। यह जो है एक जलवायु विज्ञानविद है। जलवायु विज्ञानविद कहने का मतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित मामलों में ये सक्रिय रहे। कौन? सलीमुल हक जी। कहाँ के रहने वाले थे? तो भारत के नहीं लेकिन बांग्लादेश के ये रहने वाले थे। लगभग 60-65 की उम्र में अभी इनकी मृत्यु हो गई है। खास क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनको 2 बड़े बड़े सम्मानीय पुरस्कार मिले हैं। कौन से मिले हैं? तो महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च अवार्ड से दिया गया। कौन सा अवार्ड है? तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है वो महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा 2022 में इन्हीं सलीमुल हक जी को प्रदान किया गया था। तो अगर ये प्रश्न बन जाए तो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सलीमुल हक जी को दिया गया था। साथ के साथ में 2022 में ही नेचर विज्ञान पत्रिका ने इन्हें शीर्ष 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया था। तो नेचर विज्ञान पत्रिका जो वैज्ञानिकों की सूची जारी करती है उसमें 2010 में टॉप 10 में सलीमुल हक जी का भी नाम था। इसलिए हाल में ये चर्चित रहे हैं और अभी इनका निधन हुआ है। तो ये बन सकता है प्रश्न, इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर चर्चा की है। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की पहली फ्लाइंग यात्री टैक्सी है। अब उड़ान हो सकती है। टैक्सी उड़ाने का भी अब काम करेगी हमें। तो कहाँ इसकी शुरुआत हुई है? चाइना ने इसकी शुरुआत की है। नाम क्या है? EH2165। तो ये 6S होना चाहिए। तो EH216S जो है यह दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी है, यात्री टैक्सी है। मतलब कि इसमें व्यक्तियों को यात्रा करने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन मैक्सिमम 2 ही व्यक्ति यात्रा कर पाएंगे। कौन सी कंपनी इसको निर्माण कर रही है? तो जो कंपनी है चाइना की, एहांग नाम है उसका, इसने इसका निर्माण किया है। क्षमता 2 पैसेंजर, साथ के साथ 600 पाउंड तक का ये भार वहन कर सकती है, कार्गो ले जा सकती है। नाम क्या है? EH216S, दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी। रफ्तार कितनी है? लगभग 128 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। लेकिन ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक टैक्सी है, मतलब इसको चार्ज करना पड़ेगा बार बार। एक बार में अगर चार्ज किया जाए इसको तो ये मैक्सिमम 30 किलोमीटर इसकी रेंज है कि 30 किलोमीटर तक की ये चल सकती है। तो ध्यान में रखेंगे, दुनिया में पहला बार हुआ है, चाइना ने किया है। नाम क्या है? EH216, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा। सैटेलाइट आधारित कहने का मतलब है कि सैटेलाइट के द्वारा या उसका प्रयोग करके गीगाबिट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने का एक मुहिम चालू किया गया है। किसके द्वारा? तो ये काम रिलायंस जियो के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता फिलहाल भारत में। तो रिलायंस जियो जो है वो जियो स्पेस फाइबर जो कंपनी है वह ये पूरा काम कर रही है, गीगाबिट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच गई है कई जगहों पर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं स्पीड की दिक्कत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का बहुत इशू होता है, तो उसको ठीक करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए ये पूरी पहल चल रही है। अभी फिलहाल जो शुरुआत की गई है केवल 4 राज्य और 4 स्थानों से। तो आपके ऑप्शंस बन सकते हैं, 4 ही हैं, तो बिल्कुल परीक्षा में पूछा जा सकता है। कहाँ कहाँ शुरुआत हुई है? तो गुजरात के गिर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में, ओडिशा के नवरंगपुर और असम में जो ONGC जोरहाट है
वहाँ पर। तो इन 4 जगहों पर फिलहाल ये जो है गीगाबिट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी कौन? रिलायंस जियो। कहाँ कहाँ? गुजरात का गिर, छत्तीसगढ़ कोरबा, उड़ीसा नवरंजगंज और असम के ओएनजीसी जोरहाट में। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंतिम टॉपिक क्या है? कोलिंस डिक्शनरी में नया शब्द जोड़ा गया है बेसबॉल। तो बेसबॉल शब्द जोड़ा गया है किसमें? कोलिंस डिक्शनरी में। यह किससे संबंधित है? तो बेसबॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्या है ये टर्म? तो टेस्ट क्रिकेट में जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी टीम जो है आक्रामक बल्लेबाजी करती है और स्कोर को बहुत टॉप पे पहुंचा देती है टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में, तो वहां पर इस बेसबॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये हाल ही में इस शब्द को इजाद किया गया है और पिछले साल ये काफी चर्चा में रहा था, इसलिए कोलिंस डिक्शनरी ने इस बार इसे अपनी डिक्शनरी में शामिल किया है। किसके नाम पर है ये? तो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं कौन? ब्रेंडम मैकुलम। तो ब्रेंडम मैकुलम जी के नाम पर इसमें बेज शब्द जोड़ा गया है। उनका ये उपनाम या निकनेम जो बोला जाता है बेज है। तो ब्रेंडम मैकुलम जी के सम्मान में ये बेज शब्द जोड़ा गया और बेज बॉल एक टर्म बन गया। अभी फिलहाल ये इंग्लैंड की टेस्ट टीम में कोच हैं। तो ब्रेंडम मैकुलम का भी नाम याद रखेंगे, साथ के साथ में बेस बॉल तो याद रखना ही है। क्यों? क्योंकि ये अभी कोलिंस डिक्शनरी में शामिल हुआ है। बहुत सारी डिक्शनरीज जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह है, उसमें कोई नया शब्द ऐड होता है तो परीक्षा में वो पूछा जाता है, संभावना होती है। तो फिलहाल बेसबॉल को शामिल किया गया है किसमें? क्रिकेट में। तो ये संबंधित हो गया क्रिकेट से, इसलिए साथ के साथ अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। इस क्रिकेट के लिए एक और भी नया फैक्ट है क्या कि वानखेड़े स्टेडियम में जो है सचिन जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति लगाई गई है। और इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, तो उसमें जब सचिन जी ने अपनी भागीदारी दी थी, योगदान दिया था, तो उसके सम्मान में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन जी की मूर्ति लगी है। और अभी फिलहाल कल ही भारत और श्रीलंका का मैच भी था। तो ये वाला क्रिकेट का फैक्ट भी मैंने यहाँ पर साथ के साथ आपको डिस्कस कर दिया। ध्यान में रखेंगे हमने कहाँ से शुरुआत की थी? कोलिंस डिक्शनरी में नया शब्द कौन सा? बेसबॉल। इसको याद रखेंगे। बेसबॉल किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ में कौन सा शब्द है, किसको डिफाइन करता है? तो यह टेस्ट क्रिकेट में जो आक्रामक बल्लेबाजी से संबंधित ये टर्म है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।